प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम वास्तविक संख्याएं अध्याय 1 के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का अध्याय है। पहले हम वास्तविक संख्याओं के बारे में देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। वास्तविक संख्याओं पर शुरुआत करने से पहले हम पूर्व में पढ़ चुके कुछ तथ्य देखेंगे ताकि हमें वास्तविक संख्याएं अच्छे से समझ आ जाएं। सबसे पहले आपने पढ़ा है 8वीं कक्षा में, आप जानते हैं कि एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं, अर्थात एक रेखा में बिंदु अनगिनत होते हैं और यदि हम उस रेखा पर संख्याओं को दिखाते हैं तो वो रेखा हमारी कहलाती है संख्या रेखा। संख्या रेखा आप जानते हैं, संख्या रेखा पर जीरो के दाईं तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं व बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। और जब हम संख्या रेखा पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि संख्याएं हमेशा संख्या रेखा पर दाईं तरफ बढ़ती जाती हैं और बाईं तरफ हमेशा घटती जाती हैं। इसका अर्थ यह है कि ठीक है, 2 से छोटा 1 है, 1 से छोटी 0 है, लेकिन 0 से भी छोटा -1 है, -1 से छोटा -2, -2 से छोटा -3, -4। इस तरह से जमा की संख्याओं से घटा की संख्याएं सारी छोटी होती हैं और घटा की संख्याएं जो जितनी बड़ी प्रतीत होती है वास्तव में वह बड़ी नहीं छोटी होती है। अब संख्या रेखा पर जो हमने दिखा रखी हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पूर्णांक होते हैं। आपको पता है 0 और 1 के बीच में भी यदि हम देखें तो अनंत बिंदु हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि उन बिंदुओं पर भी कोई ना कोई संख्या जरूर है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं जो संख्या रेखा पर सारी की सारी होती हैं, उन संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं हम प्रदर्शित कर सकते हैं उन सभी संख्याओं को वास्तव में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, संख्या रेखा पर सारी की सारी संख्याएं जो हम प्रदर्शित करते हैं वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। इन वास्तविक संख्याओं के हम यदि छोटे छोटे भाग देखें तो आपको पता है 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे जो ये संख्याएं बढ़ती जाती हैं, इस तरह की इन संख्याओं को हम बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक ये संख्याएं चलती जाती हैं, कभी खत्म नहीं होती है, सब प्राकृत संख्याएं होती हैं। लेकिन फिर प्राचीन काल में सबसे पहला कंसेप्ट प्राकृत संख्याओं का ही आया था, जिसमें देखा जाता था प्रकृति में वस्तुओं को गिनने की आवश्यकता महसूस हुई कि 1 पत्ता, 2 पेड़ जैसी भी स्थितियां रही होंगी। लेकिन फिर बाद में जब शून्य की खोज हुई तब ये माना गया कि नहीं, 1 से पीछे भी गिनतियां चलती हैं। तो तब जब शून्य आ गया तब उन संख्याओं को मान लिया गया कि ये संख्याएं पूरी हो गई हैं, अब हमारी गिनती पूरी हो गई है, और 0 को मिला करके तब ये संख्याएं बन गई पूर्ण संख्याएं। ये भी अनंत तक, 0 से लेकर के अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अब हम पुनः संख्या रेखा पर विचार करते हैं। इन संख्या रेखा पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जो प्राकृत संख्याएं हैं, इन्हीं को हम कहते हैं धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक हैं।
पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, इनमें कोई भिन्न नहीं है। 1 2 3 4 5 6 अनंत तक ये चलते जाते हैं, ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और अब हम जीरो से इस तरफ आते हैं, घटा 1 घटा 2 घटा 3 घटा 4, ये ऐसे बढ़ते नहीं जाते, कम होते जाते हैं। यानी आप इनको ऐसे लिख सकते हैं, घटा 4, ऐसे अनंत से कहीं से शुरू हुआ और ऐसे जब हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो ये ऐसे चल रहा है, और हम घटा 1 पर जाकर ये ख़त्म हो जाते हैं। इनको हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक, यदि हम दोनों को कलेक्टिवली पूर्णांक कहते हैं तो हम ये देखते हैं कि जीरो कहाँ है। जी हाँ, जीरो, शून्य। शून्य का अपना महत्व है, शून्य एक पूर्णांक है, लेकिन ये न धनात्मक माना जाता है न ही ऋणात्मक माना जाता है। धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक दोनों को अलग करने वाली डिवाइडिंग लाइन हमारी शून्य है। शून्य का बहुत महत्व है। शून्य से के बाईं तरफ सारी की सारी संख्याएं ऋणात्मक होती हैं और शून्य के दाईं तरफ सारी की सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं। अब हम देखते हैं कि 0 और 1 के मध्य, पुनः उस चीज़ पर आते हैं कि 0 और 1 के मध्य बहुत सारी संख्याएं हैं। 0 और 1 के बिल्कुल बीचों बीच यदि हम देखें तो हम क्या मान सकते हैं उसको, 1/2। इसी तरह से यहाँ पर 1/3, 1/4 इस तरह की संख्याएं भी होंगी। तो ये संख्याओं की कोई गिनती नहीं है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं इन सबको वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। यदि हम वास्तविक संख्याओं को निश्चित रूप से 2 भागों में बांटना चाहें तो वास्तविक संख्याओं के 2 स्वरूप बनते हैं। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी परिमेय संख्याएं और दूसरी हमारी होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जिनके बारे में हम इस अध्याय में पूर्ण जानकारी ग्रहण करेंगे। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जहाँ पर P और Q दोनों ही पूर्णांक होने चाहिए। P और Q पूर्णांक हों, परंतु Q एक ऐसा पूर्णांक हो जो 0 नहीं हो। P/Q के रूप में जब कोई भी संख्या लिखी जा सकती है तो उसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन उसमें Q यानी उसका हर कोई 0 शून्य नहीं होना चाहिए। अपरिमेय संख्याएं, जो परिमेय संख्याएं नहीं है, इसके अतिरिक्त उपरोक्त के सिवाय जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं, जिनमें P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान, हर का मान शून्य नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जो परिमेय नहीं होती। अब इस अध्याय में हम परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं से संबंधित गुणों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 2-3 बातें और आपको ध्यान रखनी है इस अध्याय को पढ़ते समय, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। एक बार फिर मैं थोड़ा सा उनको रिवाइज करवा देता हूँ। एक होती हैं सम संख्याएं, आपको याद होगा सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग होती हैं, 2 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाज्य जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी सम संख्याएं होती हैं। उनकी पहचान होती है, उनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई एक इकाई का अंक हो तो वो संख्या सम संख्या होती है। विषम संख्या जो सम नहीं है, अर्थात जिनका इकाई का अंक 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो होती हैं विषम संख्याएं। इसके अतिरिक्त आप पहले पढ़ चुके हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याओं के बारे में एक साधारण सी बात बताई जाती है। बचपन से ही बच्चों को 3री 4थी में ये कंसेप्ट आ जाता है
और उस समय क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकते, इसलिए उनको ये बताया जाता है जो संख्याएं भाग हो जाएं वो भाज्य होती हैं। लेकिन यहाँ पर एक कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि भाग होने वाली भाज्य का जो तरीका है वो सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है, वो सही परिभाषा नहीं है। सही परिभाषा ये होती है कि भाज्य संख्याएं उन्हें कहते हैं जिन संख्याओं के गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों, जिनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हों वही संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड से मेरा अभिप्राय है, मैं एक उदाहरण लेता हूँ, जैसे 20 है। 20 के गुणनखंड 20 1 से भी भाग हो सकता है, 2 से भी, 4 से भी, 5 से भी और 20 से भी भाग हो सकता है। तो इसके 5 गुणनखंड हैं, अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हों। 2 गुणनखंड, जैसे 2 सबसे छोटी भाज्य संख्या है जिसके 2 गुणनखंड हैं 1 और 2। उसके बाद 3 है जिसके गुणनखंड है 1 और 3। लेकिन 4 के गुणनखंड 3 बन जाते हैं, 1 2 4। तो 4 भाज्य संख्या है। सबसे अभाज्य भाज्य संख्या 2 है और उससे बड़ी 3 है। इस तरह से अभाज्य संख्याएं बढ़ती हैं। कई बार बच्चे कहते हैं सर 1 क्या है, भाज्य है कि अभाज्य है? एक जो संख्या है ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ये दोनों में से किन्हीं संख्याओं के समुच्चय का सदस्य नहीं है, किन्हीं संख्याओं में शामिल नहीं है, क्योंकि 1 का एक ही गुणनखंड है। 2 होते तो अभाज्य संख्या होती और 2 से ज़्यादा होते तो भाज्य संख्याओं में आती। और अब हम इस अध्याय को आगे शुरुआत करेंगे वास्तविक संख्याओं से लेकर के। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहली जो आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, वास्तविक संख्याओं में सबसे पहला टॉपिक उपविषय है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आइए उसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत पहली हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण प्रमेयिका है उसका अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, जिसके अंतर्गत 2 धनात्मक पूर्णांक नहीं, ये हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। पूर्णांक न कह करके ये होंगी पूर्ण संख्याएं। कोई भी 2 धनात्मक चलिए पूर्णांक ही कहिए आप, पूर्ण संख्याएं नहीं, पूर्णांक। 2 धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां पर b छोटा हो a से, तो 2 अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान होंगी, जहां a बराबर है bq प्लस r होगा और जिसमें 0 छोटा है बराबर है r के, r छोटा है b के। इसको हम थोड़ा सा ढंग से समझते हैं कि वो 2 संख्याएं मान लीजिए a और b हैं, b छोटा है a से, यानी a को हम b से भाग करते हैं, तो इसका जो भागफल है वो q आता है और नीचे शेषफल आता है r। तो विभाजन की जब हम पड़ताल करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो हमारा भाज्य होता है बराबर है भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल, ये थ्योरम लगाते हैं। जब ये प्रमेयिका लगाते हैं तो हमारी यही जो हम पढ़ते आ रहे हैं वास्तव में यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जिसके अनुसार यदि 2 धनात्मक पूर्णांक होंगे जिसमें हम बड़े पूर्णांक को छोटे पूर्णांक से जब भाग देंगे तो कम से कम 2 पूर्ण संख्याएं ऐसी जरूर आएंगी जो एक भागफल और एक शेषफल होगा, q भागफल और r शेषफल। और आप जानते हैं शेषफल हमेशा b से छोटा होता है, भाजक से छोटा होता है, और जब शेषफल 0 हो जाता है तो संख्या
पूर्णतः विभाज्य कहलाती है। यदि शेषफल 0 नहीं आता तो संख्या इससे विभाज्य नहीं होती। यानी r का मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा b से छोटा रहेगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार है कि r का मान 0 छोटा है बराबर है r से। इसका मतलब r जो है 0 जो r से छोटा है और r के बराबर भी है। इसका मतलब r के मान 0 से बड़े होंगे और 0 के बराबर होंगे, परंतु छोटा है b से, लेकिन b से छोटे होंगे। इसको हम एक सरल सा उदाहरण लेकर के करते हैं। मान लीजिए हम 13 को 3 से भाग करते हैं। 3 चौका 12, शेषफल आया 1। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 13 है बराबर है 3 गुणा में 4 जमा में 1। तो ये तो 4 तो हमारा हो गया Q और 1 हो गया हमारा R। 3 है हमारा B और 13 है हमारा A। अब ध्यान दें, जो R का मान है 1 वो B से छोटा है। R हमेशा B से छोटा रहेगा या 0 हो सकता है, लेकिन B के बराबर या B से बड़ा नहीं हो सकता। यही यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का है, जिसके अनुसार प्रत्येक दो पूर्ण धनात्मक पूर्णांकों में यह संबंध अवश्य होगा और ये संख्याएं अद्वितीय होंगी, अलग अलग नहीं हो सकती। ये संख्याएं अद्वितीय का मतलब होता है ये कंसेप्ट, जब हम 13 को 3 से भाग करते हैं तो ये 4 और 1 ये दो का ही जोड़ आएगा। इसके अलावा और कोई संभावना यहाँ पर नहीं हो सकती। यहाँ पर ऐसा नहीं कि यहाँ 3 हो जाए यहाँ 2 हो जाए, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये कहती है कि ये जो दो संख्याएं होंगी Q और R, ये पूर्ण रूप से अद्वितीय होंगी। अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार दो धनात्मक पूर्णांक A और B, जहां पर B A से छोटा हो, दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान होंगी, जरूर होंगी, और वो A इस प्रकार होंगी कि A बराबर है BQ जमा R होगा, जिसमें 0 छोटा है बराबर है R के, R छोटा है B के, यानी R के मान 0 और B के मध्य होंगे। R B से छोटा होगा लेकिन 0 या 0 से बड़ा होगा। यह है यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। इसी विभाजन प्रमेयिका को प्रयोग करते हुए हम HCF निकालने के लिए प्रयोग करते हैं इसके अलग अलग चरणों में, जिसको हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन कलन विधि। कई बार बच्चे इन दोनों को एक ही समझते हैं, सर यूक्लिड विभाजन कलन विधि कहिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, बात एक ही है। लेकिन कई बार बच्चे इनको एक समझते हैं, जबकि ये सिर्फ एक तरह से आपको एक स्थिति दी गई है कि हर दो संख्याओं के लिए दो और संख्याएं विद्यमान होंगी जो इस प्रमेयिका को सिद्ध करती होंगी। अब हम इसी प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए यूक्लिड विभाजन कलन विधि से HCF निकालना सीखेंगे। HCF यानी महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसकी शॉर्ट फॉर्म यूज की जाती है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम इस विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम जो पहले पढ़ चुके हैं उसको एक बार दोहरा लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा, महत्तम। आप इसके नाम से देखिए, महत्तम का मतलब बड़े से बड़ा, यानी सबसे बड़ा। अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड, और यह है समापवर्तक, यानी समापवर्तक का मतलब हो गया समान का मतलब बराबर, समान गुणनखंड। जैसे हम 12 और 18, 12 और 20 के अपवर्तक लिखते हैं। 12 और 20 का उदाहरण ले लीजिए। इसके अपवर्तक 1, 2,
3 4 12 है, 6 और आएगा। 1 2 3 4 6 और 12 है। ये सब इसके अपवर्तक के इन संख्याओं से भाग होता है। 12 के इतने गुणनखंड हैं। 20 के गुणनखंड 1 2 4 5 10 और 20 इतनी संख्याओं से भाग होता है। अब इसमें हम ध्यान से देखें, जो गुणनखंड सबसे जो दोनों के हैं, 1 सबका अपवर्तक है, 2 भी दोनों का अपवर्तक है, 3 इसका नहीं, 4 इसका अपवर्तक है और इसका भी है। यानी समापवर्तक हमारे बने, समापवर्तक यानी समान गुणनखंड वो हमारे बने 1 2 और 4। और बड़े से बड़ा जो हमारा बना वो हमारा बना महत्तम समापवर्तक यानी 4। यानी महत्तम समापवर्तक वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो उन 2-3 संख्याओं जिनका हम HCF निकाल रहे हैं उनको पूरा पूरा भाग करती है, उनका गुणनखंड होती है। कई बार बच्चे इसमें बड़ा घबराते हैं कि महत्तम समापवर्तक सबसे बड़ा, बड़े से बड़ा, तो कहते हैं सर ये तो संख्याओं से तो बड़ा नहीं होता। बड़े से बड़े में कई बार ऐसे कन्फ्यूजन में हो जाते हैं कि वो संख्याओं से ही बड़ा होगा। संख्याओं से बड़ा नहीं होगा। जिन संख्याओं का हम HCF निकाल रहे हैं उन संख्याओं का सबसे बड़ा जो साझा अपवर्तक होगा, उसके समान अपवर्तकों में जो सबसे बड़ा होगा वो कहलाया जाएगा महत्तम समापवर्तक। यानी हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि हमें 2 रस्सियां दे दी जाएं, एक 12 मीटर लंबी है, एक 20 मीटर लंबी है। एक रस्सी 12 मीटर लंबी है और एक रस्सी 20 मीटर लंबी है। यदि हमें ऐसे टुकड़े काटने कि बड़े से बड़े टुकड़े कटे और हर एक टुकड़ा बराबर हो, तो हम 4-4 मीटर के इसके 3 टुकड़े करेंगे और इसके 5 टुकड़े करेंगे। अर्थात 4 वो एक राशि है जो इसको भी बराबर भागों में बांट देती है और इसको भी बराबर भागों में बांटती है। 4 से बड़ी कोई ऐसी राशि नहीं है जो इन दोनों को बराबर भागों में बांट दे। और यही है हमारा महत्तम समापवर्तक, जो बड़े से बड़ी। सबसे छोटी राशि, सबसे कम, सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्तक, सबसे छोटा समापवर्तक वो क्या है? सब संख्याओं का एक होता है। इसलिए वो हम निकालने की आवश्यकता हमें कभी नहीं पड़ती। हमें ये सार्वभौमिक सत्य याद रहना चाहिए कि सभी संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एक होता है, लेकिन महत्तम समापवर्तक हमें निकालना पड़ता है। ये विधि हम 4वीं-5वीं तक पढ़ते रहे हैं। इसके अलावा अभाज्य गुणनखंडों की विधि हमने देखी है। आज हम यूक्लिड विभाजन कलन विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं वो हम सीखेंगे। देखें जरा यूक्लिड विभाजन विधि से। यूक्लिड विभाजन विधि के अनुसार हमारे पास ये 2 संख्याएं 20 और 12। आप पुनः देखिए विभाजन प्रमेय का क्या कहती है कि यदि 2 धनात्मक पूर्णांक और b जहां पर b a से छोटा हो, यानी यहां पर b क्या होगा 20 और a क्या होगा 12, तो इसको इस रूप में लिखिए a बराबर है BQ प्लस R। यदि हम इस रूप में लिखेंगे तो a का मान नहीं, हाँ ये उल्टा, a बड़ा होगा और b छोटा। a का मान 20 बराबर है b का मान 12 गुणा में q का मान कोई होगा और फिर r का मान कोई आएगा। भाई आपको ऐसी संख्या लेनी कि r का मान जो है आपको b से छोटा रखना है, 12 से कम। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 20 में से 12 के, यदि आप पुनः रस्सी पर जाएं तो आपको 12 के टुकड़े काटने हैं और ये देखना है कि कितना टुकड़ा बच जाएगा जो 12 से छोटा रह जाएगा। तो इसके लिए हम भाग देते हैं। 20 को 12 से भाग दिया, 12 एकम 12 बच गए 8, यानी एक ही टुकड़ा बना और 8 सेंटीमीटर की रस्सी, 8 मीटर की रस्सी बच गई। तो हम क्या करते हैं 12 गुणा में 1 प्लस 8। अब इसका मतलब क्या है कि 20 मीटर रस्सी के 12 मीटर लंबे टुकड़े नहीं हो सकते। 8 मीटर लंबी टुकड़ा एक ही बचेगा, एक ही टुकड़ा बनेगा और 8 मीटर लंबी रस्सी बच जाएगी। हमें यह करना है कि टुकड़ा भी ना बचे, टुकड़े भी पूरे बन जाएं और रस्सी भी ना बचे। तो हम क्या करते हैं, फिर जो 12 मीटर का जो टुकड़ा बनाया था, 12 मीटर में से हम भाग बनाने की कोशिश करते हैं। 12 को एक ही तरह रखते हैं
और जो 8 जो शेष बचा था, 12 की रस्सी हमने इसमें से काट के अलग कर दी, 8 की रस्सी बच गई। अब 8 और 12 में देखते हैं टुकड़े कैसे बनते हैं। तो 12 को इधर ले आओ और 8 से भाग करके देखो। ये एक और विधि आप साइड बाय साइड करेंगे तो आपके लिए ये यूक्लिड विभाजन कलन विधि बहुत आसान हो जाएगी। जो शेष बचा, जो इधर का भाजक है, उसको नीचे ले आइए। 8 एकम 8, बच गए 4, यानी 8 गुणा में 1 प्लस 4। अभी भी 4 मीटर रस्सी बच जाएगी, एक ही टुकड़ा बना। फिर हम क्या करते हैं, पुनः 8 को नीचे ले आइए। 4 दूनी 8। अब देखिए शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या है, यदि हम 8 का टुकड़ा बनाते हैं, 8 बराबर है 4 4 के टुकड़े बनाएंगे, 4 गुणा में 2 बराबर है 0। इसका मतलब 4 वो राशि आ गई, यदि इतने सेंटीमीटर के हम इतने मीटर के टुकड़े बनाए तो कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचेगा। अतः इनका HCF 4 है। इस विधि को हम पुनः एक बार देखते हैं। ध्यान से देखिए, बड़ी संख्या को आपको A मानना है, छोटी संख्या को B मानना है। A बराबर है BQ प्लस R की फॉर्म में लिखिए। 20 बराबर है 12 गुणा में 1 जमा 8। इस फॉर्म में लिखने में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। कई बार जो है बड़ी गलतियां कर देते हैं, खासकर बड़ी संख्याओं में। तो सबसे अच्छा तरीका है, इसको भाग दीजिए। 20 को आपने 12 से भाग दिया, 12 एकम 12, बच गए 8। जो 12 भाजक था उसको नीचे ले आइए। फिर आपको आगे भाग करना है, क्योंकि जो शेष बचा है, शेष नहीं बचना चाहिए। शेष बच गया तो हमारा महत्तम नहीं निकलेगा। महत्तम तो तब निकलेगा जब इनके ऐसे टुकड़े बनाए कि कोई रस्सी शेष ना बचे। अब आपने एक तरह से इसमें से 12 का टुकड़ा अलग कर दिया। अब 8 मीटर रस्सी फिर भी बच गई। तो फिर क्या करेंगे हम, फिर 12 मीटर रस्सी को एक तरफ लेंगे, 8 मीटर के टुकड़े बनाने की कोशिश करेंगे। 8 मीटर के जब टुकड़े बनाते हैं तब 4 मीटर फिर बच जाता है। फिर 8 की रस्सी लेंगे, 4 मीटर के टुकड़े बनाने की कोशिश करेंगे और फिर जो है कुछ शेष नहीं बचता, अर्थात 4 मीटर के टुकड़े बन सकते हैं और इसका HCF 4 होगा। ये यूक्लिड विभाजन कलन विधि है, जिसको इस तरीके से भी किया जा सकता है, इस तरीके से भी। आप इस तरीके से कीजिए, साथ में ये बनाइए और इस तरह से आप HCF निकालिए। आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये बेस है, ये आपको एक तरीका, सरल तरीका है याद रखने के लिए, ये समझाया गया है। आप इसके अनुसार कीजिए या इसके अनुसार कीजिए, आपकी मर्जी है। लेकिन सबसे अच्छा है आप इसको पैरेलल चलाइए और इस फॉर्म में लिखिए। आपका जो मेन जो विषय है, मेन जो उपविषय है, वो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की जानकारी और उसका प्रयोग करना सीखना है। जब आप इसके प्रयोग से आप HCF निकालना सीख जाएंगे तो